हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 17 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रक्चरल टाइप का जो रिफॉर्म्स है इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड इन सबको सपोर्ट करने के लिए हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए टू सपोर्ट ऑल दी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन आवर इकोनॉमी। और अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी हमारा इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्केट ड्रिवन। बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, प्राइवेट प्लेयर्स वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं। बाहर से जो MNCs जो होते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। तो इन सबसे जो कंपटीशन है, कंपटीशन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो चुका है, जिसके कारण हमारा का पूरा इकोनॉमी जो है वो धीरे करके क्या होता जा रहा है, इट इज़ बिकमिंग मार्केट ड्रिवन। एंड इन सब के लिए जो है हमें जो है ये चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो भी जो है बहुत डायनामिकली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बहुत इस तरीके से, क्योंकि हमारा मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है। तो उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमारा फाइनेंशियल सेक्टर को भी जो है कुछ ना कुछ जो है रिफॉर्म्स वहाँ पे भी हमें लाना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल सेक्टर में जो है इतना रिफॉर्म्स के बारे में पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था। पहले सब इकोनॉमी को ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, हम जो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो हमारा सपना है उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। तो साथ में हमने ये देखा कि भाई हमारा फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसको भी हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि हम इसको हमारे ये सपने को सपोर्ट कर सके। तो लेट 80s में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट मेजर्स जो है वो निकाले ताकि हम इंडियन मनी मार्केट को, इंडिया का जो मनी मार्केट है, इंडिया के मनी मार्केट को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके, हम और ज़्यादा उसको सपोर्ट कर सके। सो इसी सबके चलते जो है अप्रैल 1988 में डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, जो कि है DFHI को जो है बनाया गया इन द ईयर 1988। DFHI इज डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। तो इसको सेटअप किया था, एंड इसका मेजर फंक्शन क्या था? इसका मेजर फंक्शन ये था कि भाई जो एंटायर हमारा जो पूरा का पूरा जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट है, जो हमारा एंटायर जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, इसमें इस मनी मार्केट में कौन कौन आता है? हमारा बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, जैसे कि हमारा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो गया, हमारे फॉरेन बैंक्स आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, इसके अलावा और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह आते हैं। इन सबको हम जो है कैटेगराइज करेंगे इनटू 2 कैटेगरीज, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। सो हम ये पूरे के पूरे मनी मार्केट को, पूरे के पूरे जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, विच कंप्राइजेस ऑफ ऑल दीज शेड्यूल्ड बैंक्स, ऑल दीज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, ऑल दीज कॉर्पोरेशंस, जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, तो इन सब को मिला के जो है हम पब्लिक और प्राइवेट इसको हम कैटेगराइज करेंगे। बस सिंपल, दिस वाज डन टू एंश्योर दैट जो शॉर्ट टर्म सरप्लस है, जितना भी हमारा शॉर्ट टर्म का सरप्लस, ज़्यादा एक्सेस या फिर डेफिसिट, सरप्लस या एंड डेफिसिट, इनमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ये जो है एकदम इक्विलिब्रियम में रहे, इनको में जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर डेफिसिट ज़्यादा हो गया तो दिक्कत होगी फाइनेंशियल सेक्टर में। तो यहाँ पे जो है इन दोनों चीज़ों को जो है एक साथ लेके चलना, इनको जो है एक इक्विलिब्रियम में रखना। क्यों रखना ज़रूरी है? क्योंकि हमारा जो मार्केट है, जैसे मैंने पहले बताया, हमारा इकोनॉमी इज मार्केट ड्रिवन, इट वाज गेटिंग मार्केट ड्रिवन। तो उस टाइम कुछ भी हो सकता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए वी वांटेड कि जितने भी हमारे शॉर्ट टर्म थिंग्स है, शॉर्ट टर्म सरप्लसेस है, डेफिसिट है, वो सारा जो है एक इक्विलिब्रियम में रहे विद रिस्पेक्ट टू मार्केट रिलेटेड प्राइसेस। तो ये हम चाहते थे, और जितने भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है हम ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर एक और स्टेप किया गया, एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप किया गया। वो क्या स्टेप था कि भाई इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन कर दिया गया, इंटरेस्ट रेट का डीरेगुलेशन कर दिया गया, और जो लेंडिंग ट्रांसपेरेंसी है, लेंडिंग में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी कर दिया गया।
ये सारा मनी मार्केट में किया गया। तो यहाँ पे डीरेगुलेशन किया गया इंटरेस्ट रेट का एंड लेंडिंग ट्रांसपेरेंसी टू द ट्रांजैक्शंस इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखा गया। इसके अलावा 1989-1990 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने क्या करा, उसने 2 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स निकाले। ये 2 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? इट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एज वेल एज योर कमर्शियल पेपर। सो ये हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ओके 1989-1990 में आरबीआई ने जो है 2 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट निकाले, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एज वेल एज योर कमर्शियल पेपर। तो इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस ये था कि भाई हमने जो है एक नया इंस्ट्रूमेंट दे दिया, नया दो नए इंस्ट्रूमेंट दे दिए, और इस 2 नए इंस्ट्रूमेंट का फायदा किसको होना था? इन्वेस्टर्स को, ताकि इन्वेस्टर्स के पास 2 नए ऑप्शंस होते हैं, 2 नए ऑप्शंस हो जिसमें कि वो जो है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सके और हम डेवलप कर सके हमारे शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड को। तो जितने भी हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं वो इश्यू कर सकते थे ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कितने में? इन मल्टीपल्स ऑफ 25 लाख। यहाँ पे सीलिंग लिमिट क्या था? हाँ, इसमें सीलिंग लिमिट भी था। सीलिंग लिमिट है आपका 1 करोड़ रुपए। ओके, सो मैक्सिमम 1 करोड़ तक आप जो है ये इश्यू कर सकते हैं, प्लस मल्टीपल्स ऑफ 25 लाख में। ऐसे नहीं आपने जाके 5 लाख कर लिया, 25 लाख के मल्टीपल्स में ये चलता है। एंड मिनिमम इश्यू, सॉरी ये मैक्सिमम इश्यू नहीं है, ये मिनिमम इश्यू है। दिस इज द मिनिमम इश्यू साइज ऑफ एन इश्यू बीइंग ₹1 करोड़। ओके, सो मिनिमम आपका 1 करोड़ है, नॉट मैक्सिमम। सिमिलरली जो कमर्शियल पेपर्स हैं, कमर्शियल पेपर्स कुड बी इश्यूड बाय एनी लिस्टेड कंपनी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम साइज ऑफ एन इश्यू बीइंग ₹1 करोड़। और इसका क्या मैच्योरिटी रहेगा आपका? इसका मैच्योरिटी रहेगा 3 to 6 मंथ्स का। ये दोनों जो कमर्शियल पेपर है एज वेल एज योर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये दोनों के दोनों जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। ओके, दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एज वेल एज योर डिलीवरी। इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 182 डेज के ट्रेजरी बिल्स, जो टी बिल्स हम बोलते हैं, टी बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया ऑफ 182 डेज। और लेटर ऑन इसको बढ़ा के जो है 364 डेज का भी जो है गवर्नमेंट ने जो है इश्यू कर दिया। इसके अलावा जो हमारा नरसिम्हम कमेटी है, इन्होंने 1992 में क्या किया, काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। ओके, विच कमेटी, कौन से कमेटी ने हमें रिकमेंडेशन दिया था? नरसिम्हम कमेटी। सो इन्होंने जो है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी सारे रिकमेंडेशन दिए, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी काफ़ी सारे जो है गाइडलाइंस लेके आई। कौन से ईयर में? इन अप्रैल 1992। एंड ये जो गाइडलाइंस थे, ये गाइडलाइंस था किस चीज़ के लिए? और इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन के लिए, एक तो इनकम रिकॉग्निशन के लिए एंड वेरियस प्रोविजनिंग के लिए। इसके अलावा कैपिटल एडिक्वेसी के जो स्टैंडर्ड्स थे वो भी जो है ले डाउन कर दिए गए थे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो नॉर्म्स। तो ये सारा जो है CRAR नॉर्म्स जो हम बोलते हैं, CRAR नॉर्म्स। सो इसके अकॉर्डिंग जो है कैपिटल एडिक्वेसी स्टैंडर्ड्स को जो है वो बना दिए गए थे। और पहले जो था कि बहुत ज़्यादा जो है SLR CRR वगैरह के रेट हाई थे, एंड इसको जो है रिड्यूस कर दिया गया। इसके अलावा जो बैंक्स देखो ऑलरेडी जो है बैड डेट में थे, उनके पास ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वो बर्डन थे, तो उनके लिए जो है कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग लोन्स वगैरह का जो है प्रोविजनिंग करा गया। जितने भी हमारे लेंडिंग रेट्स हैं, जो जो सेविंग वगैरह में होता है, जितने भी जो हम लेंड करने के लिए जो रेट्स होते हैं, उसको भी थोड़ा सा डीरेगुलेट किया गया। यहाँ पे डीरेगुलेशन हुआ, ओके, उसका। एंड डिपॉजिट रेट जो है, जो हम लोग जो सेविंग अकाउंट में वगैरह रखते हैं, इसके अलावा हम जो FDs बनाते हैं, हम जो RD बनाते हैं, तो इन सब के रेट्स में भी जो है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी रहा। पहले ना बहुत ज़्यादा रिजिड होता था ये सारी चीज़ें, तो इसमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी लाने में जो है उस एरिया में जो है यहाँ पे काम शुरू हो गया। इसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने परमिट किया कि जो नए नए प्राइवेट बैंक्स हैं वो सारे भी जो है एंट्री कर सकते हैं हमारे इस फाइनेंशियल जो है, हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें एंट्री इन लोगों को भी अलाउ कर दिया और ईजिली अलाउ कर दिया।
वेरियस जो प्रूडेंशियल जितने भी हमारे नॉर्म्स हैं वेरियस, जैसे कि नॉर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एडिक्वेसी हो गया, या फिर हम इनकम रिकग्निशन की बात करें, या फिर किसी भी प्रोविजनिंग वगैरह की बात करें, उसको जो है हमने 1994 में जो है काफ़ी सारे ऐसे नॉर्म्स दिए गए, एंड ऐसे नॉर्म्स को जो है और भी ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट बना दिया गया ताकि सब लोग उसको जो है फॉलो करें। एंड इसके अलावा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है जिसको हम एनबीएफसी बोलते हैं, एनबीएफसी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसी हमारे इंडिया में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे थे। एंड बट यहाँ पे जो है जो अगर हम एनबीएफसी का रेगुलेशन की बात करें, रेगुलेशन करना किसका काम है? रेगुलेशन करना आरबीआई का ही काम है। बट आरबीआई अर्लियर जो है इसका रेगुलेशन खाली इसका लाइबिलिटी साइड में ही देखता था। तो अगर आप लाइबिलिटी साइड में ही किसी चीज़ का देखोगे तो क्या होगा कि जो फंड जहाँ गए हुए हैं वो जो है वो अनसस्टेनेबल यूज़ के लिए गए हैं, ऐसा हमें पता लगा। तो इसके लिए भी जो है काफ़ी सारा जो है स्ट्रिक्टर जो है इनको एनबीएफसी का जो है इस पे सुपरविजन करना, आरबीआई को लगा कि इस पे सुपरविजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है लाइबिलिटी साइड, ये जितना लेंडिंग कर रहे हैं ना, कुछ लेंडिंग ऐसे है जो एकदम फालतू के हैं, कुछ लेंडिंग एकदम ही अनसस्टेनेबल टाइप ऑफ यूजेस के हैं। तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको जो है उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ी, सुपरवाइज करने की ज़रूरत पड़ी। एंड इन सबको जो है इन सब का पावर जो है अगेन आरबीआई को ही जो है बहुत ज़्यादा पावर और ज़्यादा दे दिया था। जो हमारा रिजर्व बैंक अमेंडमेंट एक्ट 1997 है, इन सब से जो है काफ़ी ज़्यादा इनको और पावर दे दिया था। CRAR की अगर हम बात करें तो CRAR का जो नॉर्म है, अगर हम उसका रेंज बताएं तो इट रेंजेस फ्रॉम 12 to 15%। इसके अलावा 1998 में जो है डिफरेंट और बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डिफरेंट मेजर्स वगैरह जो है लिए गए, जैसे कि CRAR को अब जो है कितना कर दिया था, 9% तक जो है कर दिया था, प्लस जितने भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स थे, ये सारे प्रूडेंशियल जितने भी आपके ये जो नॉर्म्स हैं इन सबको और ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी गई, चाहे वो कैपिटल एडिक्वेसी के लिए हो या इनकम रिकग्निशन के लिए, इन सबको जो है और स्ट्रॉन्ग बनाने की जो है वो कोशिश करी गई। देन 2002 में क्या हुआ, सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट, ये जो सरफेसी एक्ट जिसको हम बोलते हैं, ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जो है हम बैड लोन्स की अगर हम बात करें, कुछ लोन्स होते हैं वो डूब जाते हैं, सब भाग जाते हैं, डूब जाते हैं, इसको अगर केस भी करो तो केस जो है सालों साल चलता रहता है, पैसा वापस बैंक के पास नहीं आता। तो ये जो बैड लोन्स होते हैं, जो पैसा डूब गया होता है, उसको वापस लाने के लिए जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए 2002 में जो ये जो सरफेसी एक्ट है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट, इस एक्ट को जो है पास किया गया। और ये एक्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इसका इसलिए क्योंकि वो जो रिकवरी करना होता है हमको बैड लोन्स में, उसमें बहुत ज़्यादा जो है ये इम्पॉर्टेंट है। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.